गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ी थी कंसंट्रेशन टर्म्स। आज हो गया पहला फर्स्ट टॉपिक मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन क्या होगी? इफ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी m1, कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 1 m1 है, वॉल्यूम v1 है, इज डायल्यूटेड टू वॉल्यूम v2, डायल्यूट किया है वॉल्यूम v2 के साथ, सो डैट न्यू मोलरिटी इज m2, तो जो नई वॉल्यूम मोलरिटी बनेगी वो क्या है? m2। तो देन एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, लेकिन मोल्स क्या रहेंगे? सेम, पहले भी और बाद में भी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? m1 v इंटू वी वन इज इक्वल टू m2 इंटू वी टू, जो पहले थी वो और जो बाद में, दोनों क्या रहेगी? इक्वल। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोलरिटी इक्वेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? मोलरिटी इक्वेशन। फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग n1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट का मोल्स है n1 1 के लिए एंड रिएक्टेंट 2 के लिए मोल्स है n2। तो फोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड 2 रिएक्टिंग डायरेक्टली विद अदर, तो रिएक्टेंट क्या किए? एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए। तो इक्वेशन क्या होगी? m1 इंटू वी वन अपॉन n1, मोल्स कितने हैं? m1 रिएक्टेंट के n1 इज इक्वल टू m2 इंटू वी टू अपॉन मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट 2 के? n2। नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होगी? इफ ए सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मलिटी n1, कोई सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी n1 है, वॉल्यूम v1 इज डायल्यूटेड टू वॉल्यूम v2, v2 वॉल्यूम के साथ डायल्यूट किया गया, तो न्यू मोलरिटी नॉर्मलिटी क्या बनेगी? n2। तो देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन द सेम, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? पहले भी और बाद में सेम। तो इक्वेशन क्या होगी? n1 इंटू वी वन इज इक्वल टू n2 इंटू वी टू, जो पहले थी वो इंटू जो बाद में होगा ग्राम इक्विवेलेंट वो नॉर्मलिटी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और ए बेस। एसिड या बेस के लिए नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या होगा? तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, अगर एसिड है तो नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बेसिसिटी से उसकी। और बेस होगा तो बेस का क्या होगा? मोलरिटी इंटू एसिडिटी, उसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने ओ एच नेगेटिव देगा और ये कितने एच पॉजिटिव देगा, तो मोलरिटी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है इम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। क्या होगा? द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को एक्सप्रेस करेगा कि एटम के ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उनका रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। तो एग्जाम्पल जैसे इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का क्या होता है? एक बेंजीन में कार्बन प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन, तो क्या होगा? CH। हाइड्रोजन पर में क्या होता है? H और O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो HO हो गया इसका। ग्लूकोज में क्या होगा? CH2O हो गया। तो द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मोलिक्यूल। क्या करता है? जो उसका एग्जैक्ट फार्मूला होगा, ट्रू फार्मूला होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक्चुअल नंबर बताता है एटम का कितने प्रेजेंट है कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में। जैसे द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन हमने ऊपर पढ़ा था, इंपेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या था? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला वो क्या होता है? C6H6। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होता है? H2O2। और ग्लूकोज का क्या होगा? C6H12O6। CH2 क्यों पढ़ा? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 क्यों था? बाकी तो कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या थे? 6, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? इनके कंपेरिजन में डबल है, तो इसलिए हमने क्या किया? वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लिखा था? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला C6H12O6। अब उसके बाद में रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट्स इंपेरिकल फार्मूला। क्या होता है? सिंपल होल नंबर मल्टीपल होता है इंपेरिकल फार्मूला का। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है? इंटीजर है, कोई भी नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो वेन वन, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो मोलिकुलर फार्मूला किसके इक्वल होगा? एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो वैल्यू ऑफ n कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो n इक्वल क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। जो मोलिकुलर मास होगा कंपाउंड का उसको डिवाइड करेंगे मोलिकुलर
फॉर्मूला मास से। द मोलिकुलर मास ऑफ ए वोलेटाइल कंपाउंड, अगर वोलेटाइल कंपाउंड है उसका कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करें, विक्टर मेयर्स मेथड के थ्रू कैलकुलेट करता है। वोलेटाइल कंपाउंड क्या होता है, जो वेपराइज होने की टेंडेंसी हो। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट 22.4 लीटर ऑफ वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस एट एसटीपी हैव मास इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। विक्टर मेयर्स मेथड क्या कहता है, 22.4 लीटर ऑफ वेपर्स ऑफ ए सॉल्यूशन एट एसटीपी, 22.4 लीटर वॉल्यूम है वेपर की एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। यानी मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो क्या क्या निकलेगा उसका मोलिकुलर मास। ये था रिलेशन। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। पहले क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, मास को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना पड़ेगा। फोर्थ क्या होगा, सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट में, फिर फिफ्थ क्या है, टू राइट द इम्पेरिकल फार्मूला, फिर इम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। तो राइट द सिंबल ऑफ वेरियस एलिमेंट साइड बाई साइड, जो जो सिंबल प्रेजेंट है एलिमेंट के वो लिखना। नाउ इंसर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट एज ऑब्टेन इन स्टेप 3। थर्ड स्टेप में जो रेशियो ऑब्टेन हुआ था मोल नंबर रेशियो एलिमोल्स का, वो पुट करना है एट द लोअर हैंड कॉर्नर ऑफ ईच सिंबल, लोअर हैंड साइड पे। तो दिस गिव्स इम्पेरिकल फार्मूला, वो उससे क्या बनेगा हमारा इम्पेरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स टू वेज है। पहला इम्पेरिकल फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मोलिकुलर मास से भी। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, कैसे कैलकुलेट, इसमें फॉलोइंग स्टेप है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे परसेंटेज से। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास बाय डिवाइडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एम्पेरिकल फार्मूला। जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, जो जो एटम्स प्रेजेंट है उसमें। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द गिवन डाटा, जो डाटा दे रखा है उससे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड का। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू से निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू क्या थी, एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। फिफ्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला बाय राइटिंग द इक्वेशन, इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रिलेशन निकाला था हमने, रिलेशन में क्या था, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, इससे भी मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो ये थे कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला में। से आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।